हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोटेक विजन में। तो अभी तक आपने चैप्टर 3 मानव जनन पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ लिया। आपने एनसीईआरटी के एक एक हेडिंग देखा। जो भी मैंने बताया उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चैप्टर 3 जो कंप्लीट हो चुका है, अब उसके बाद जो चैप्टर 4 आता है उसका नाम है जनन स्वास्थ्य। अब आपको पढ़ना क्या है, जनन स्वास्थ्य के बारे में, कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है, जनन स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई थी, जनन स्वास्थ्य को बनाए रखे कैसे जा सकता है, इनके बारे में देखने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर 4 है, जनन स्वास्थ्य, क्लास 12 बायोलॉजी का जनन स्वास्थ्य। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाग नंबर 1 है। चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर हमारा है 4, जो कि क्लास 12 का है। बायोलॉजी। ओके, तो बेसिकली रूप से इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें, तो इस चैप्टर में पढ़ना है जनन स्वास्थ्य के बारे में। जनन स्वास्थ्य, आपने चैप्टर 3 मानव जनन, मानव जनन, ध्यान से सुनिए इस शब्द को, मानव जनन। पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि मानव का मतलब क्या होता है, मनुष्य, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों आ जाएंगे। और जनन का मतलब क्या होता है, अपने ही समान नए संतान को उत्पन्न करना, यानी मानव के द्वारा मानव के जैसे ही अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, मानव जनन। लेकिन उसी से संबंधित ये टॉपिक ये भी है, यानी इस चैप्टर में आपको उसी से संबंधित टॉपिक कुछ जुड़े रहेंगे। अगर आप इस चैप्टर को यानी जनन स्वास्थ्य को, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं या आप अच्छे से इनके बारे में पता करना चाहते हैं, तो आप चैप्टर 3 पहले देख लीजिए। क्योंकि चैप्टर 3 में जो टॉपिक हमने बताया, जैसे नर जननांग क्या होता है, मादा जननांग क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, स्तन ग्रंथियां क्या होता है, इन सभी के बारे में आप जानकारी पहले प्राप्त कर लें। हालांकि अगर ये जरूरी नहीं है कि अगर आप चाहें तो चैप्टर 4 भी अगर देखें तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा ना, एक एक टॉपिक के बारे में समझाने का कोशिश करूंगा। पूरा 100% दे रहा हूं मैं इसमें, तो आप भी 100% दीजिए इस चैप्टर को समझने के लिए ना। तो जनन स्वास्थ्य में आपको पढ़ना क्या है, जनन स्वास्थ्य, जन का मतलब क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करना। स्वास्थ्य का मतलब क्या है, स्वस्थ, यानी क्या जो हम जनन करके एक नया संतान बना रहे हैं, क्या उन्हीं चीज का होना स्वस्थ है क्या, यानी केवल जनन अंगों का ही पूर्ण रूप से विकसित होना, उनमें जननांग, नर जननांग और मादा जननांग में इसमें युग्मक बन पा रहे हैं, इनमें कोई रोग नहीं हुए, तो क्या इन्हीं को हम जनन से संबंधित स्वास्थ्य कहेंगे क्या? नहीं, जनन से संबंधित और भी पहलू जुड़े हुए हैं। जैसे कौन कौन से पहलू जुड़े हैं, जैसे जनन से संबंधित आपको पहलू जुड़े हैं कि शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, सामाजिक हो गए, व्यवहारिक हो गए, आर्थिक रूप से आपको स्वस्थ होना चाहिए, यानी पूर्ण रूप से। यानी जनन स्वास्थ्य का एक ही उद्देश्य है कि जनन स्वास्थ्य के साथ साथ और भी पहलू जुड़े हैं। ये आपको कौन बताया है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सूचनाएं बताई हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि जनन स्वास्थ्य का एक ही उद्देश्य नहीं है केवल जनन अंगों की स्वस्थ है तो जनन स्वास्थ्य है, नहीं, केवल जनन अंगों के साथ साथ और भी जानकारी आपके शरीर में होना चाहिए, और भी चीजें आपके शरीर में जुड़े होने चाहिए। कौन कौन से चीजें, जनन स्वास्थ्य के साथ साथ और भी कुछ पहलू जुड़े हैं। कौन कौन से, कि जनन स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थात संपूर्ण स्वास्थ्य, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गए, आर्थिक हो गए, व्यवहारिक हो गए, और भी तरीके से पूर्ण से जो आपके दिमाग में अच्छे विचार आ रहे हैं इनमें इंक्लूड कर दो, इनको बोलेंगे जनन स्वास्थ्य। तो अब हम देखने वाले हैं जनन स्वास्थ्य में आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको टॉपिक इंटरेस्ट लगे, यानी कोई भी चैप्टर पढ़ो तो आप बोरिंग ना हो उस चैप्टर में। इसलिए जैसे हम चैप्टर 3 में बताए थे, पहले मतलब इंट्रोडक्शन क्लास था वो पहला लेक्चर में, कि मानव जनन में क्या क्या पढ़ना है, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक हम जिस तरीके से हम बताए थे, हम उसी तरीके से आपको हर टॉपिक बाय टॉपिक हर लेक्चर में मिला था। उसी तरीके से इस चैप्टर में भी मैं चाह रहा हूँ कि उसी तरीके से आपको बता पाऊँ।
ताकि आपको लोकेशन तो पता चलेगा ना कि इस चैप्टर में हमें ये चीज़ें पढ़ना है। उस तरीके से पढ़ते जाओ पता ही नहीं चलता क्या पढ़ें क्या ख़त्म हुआ, है ना। तो ये हम बता दें ये चैप्टर किन लोगों को पढ़ना चाहिए। देखिए ये चैप्टर उनके लिए भी खास है जो क्लास 12th में हैं या छात्र हो छात्रा हैं, लेकिन हम बता दें ये चैप्टर सभी युवकों और युवतियों के लिए हैं। ये सभी लड़के और लड़कियां भी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग इस चैप्टर को अगर पढ़ लेंगे ना तो जाहिर सी बात है आप इस अवस्था से गुजरोगे, यानी एक ऐसा उम्र एक ऐसा अवस्था आएगा कि आप इन चीज़ों से गुजरोगे। जो भी इस चैप्टर में बताया जाएगा ना वो आप उन चीज़ों से एकदम गुजरोगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि वही चीज़ आपको बताया जाएगा जो आपको काम में आने वाला है, कोई बताता नहीं है। हालांकि चैप्टर 12th में अब ऑफलाइन क्लासेस में तो स्कूल में तो बताते नहीं है इस चैप्टर के बारे में, लोग बोलते हैं टीचर के घर पे पढ़ लेना। अब घर पे कैसे पढ़ें यार, घर पे तो बुक तो एनसीईआरटी उतना समझ भी नहीं आता। हाँ टीचर भी वैसे हैं कि मतलब चैप्टर ही ऐसा है कि खुद ही पढ़ना पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ, अब फोकस कीजिएगा। तो इस चैप्टर में आपको टॉपिक क्या पढ़ना है, तो हम बता दें आपको जनन स्वास्थ्य में, यानी इस जनन स्वास्थ्य चैप्टर में आपको पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो इसी चैप्टर का जो नाम है उसी चैप्टर का नाम से ही संबंधित टॉपिक है जनन स्वास्थ्य, यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में ही पढ़ना है और भी पढ़ना है, लेकिन सबसे पहला टॉपिक आता है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य। और क्या टॉपिक पढ़ना है इसमें, और आपको टॉपिक पढ़ना है इसमें जनसंख्या के बारे में। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। और इसमें पढ़ना है चैप्टर में जो टॉपिक है जनसंख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ना भाई, जनसंख्या के बारे में। और किसके बारे में पढ़ना है, गर्भ निरोधक के बारे में। किसके बारे में भाई, गर्भ निरोधक के बारे में। ठीक है, गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ना है। और किसके बारे में पढ़ना है, चिकित्सीय सगर्भता समापन। किसके बारे में पढ़ना है, चिकित्सीय सगर्भता समापन, चिकित्सीय सगर्भता समापन। और आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। क्या पढ़ना है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, प्रौद्योगिकियां। ये मोस्ट हेडिंग है, जो इनके अंदर और भी सब हेडिंग मिलेंगे, जो इनके अंदर भी जो चीजें जुड़ी हुई हैं इनसे संबंधित वो आपको बताया जाएगा। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। और भी आते हैं इसमें यौन संचारित रोग के बारे में। किसके बारे में, यौन संचारित रोग। इन टॉपिक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, हमें जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ना है, चिकित्सीय सगर्भता समापन के बारे में पढ़ना है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां के बारे में पढ़ना है, और यौन संचारित रोग के भी बारे में पढ़ना है। अब समझिएगा, और भी इसके अंदर हेडिंग मिलेंगे। ठीक है, ऐसे बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य में आपको पढ़ना है कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जा सकता है, जननांगों की जानकारी लेनी है हमें कि जनन अंग किस तरीके सही तरीके से काम करें, कौन कौन से नियम बनाए गए, सरकार ने नए नियम बनाए गए इसके अंतर्गत, वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, आपको लोकेशन पता चलेगा क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ शॉर्ट की तरह। ठीक है, ये आपको जनन स्वास्थ्य में पढ़ना है। अब आता है जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या होता क्या है, जनसंख्या की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या अचानक बढ़ क्यों रही है, पहले इतना कम था अब इतना क्यों बढ़ रही है, स्वतंत्रता के समय जनसंख्या कितनी थी अब कितना है,
विश्व में कितनी जनसंख्या थी, अब भारत में कितना जनसंख्या है, अब पहले से ज़्यादा अब इतने ज़्यादा लोग फैलते क्यों जा रहे हैं, अगर जनसंख्या बढ़ी तो हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है हमारे इस वातावरण पर, इनके बारे में पढ़ना है। अब आता है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक ही एक तकनीक है जो जनसंख्या को नियंत्रण करने का, हमने बताया गर्भ निरोधक एक तकनीक ही है, एक विधि है जो जनसंख्या को नियंत्रण कर सकता है ना। यानी गर्भ निरोधक लिखा है, गर्भ, गर्भ का मतलब होता है गर्भाशय, गर्भाशय, निरोधक का मतलब क्या होता है, अवरोध, अवरोध यानी गर्भाशय में अवरोध उत्पन्न कर देना, गर्भाशय में अवरोध उत्पन्न कर देना। यानी अगर कोई मेल और फीमेल आपस में लैंगिक संपर्क या संभोग की क्रिया या इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया या मैथुन की क्रिया करते हैं, लेकिन वह नहीं चाहते कि बच्चा पैदा करें, यानी लैंगिक संपर्क तो बनाए लेकिन वह बच्चा पैदा करने से भी बचें, तो क्या करोगे, तो इसके लिए एक विधि उपयोग किया गया है गर्भ निरोधक उपाय, गर्भ निरोधक के बारे में, है ना। अब आता है चिकित्सीय सर्वथा समापन। अगर कोई अचानक मतलब आपस में लैंगिक संपर्क बनाते समय अगर अचानक किसी भी तरीके से अगर बच्चा मम्मा के घर में पल भी रहा है, प्रेग्नेंट अचानक महिला कोई हो जाती है, अगर वो नहीं चाहती कि हमारा बच्चा ये पैदा हो, यानी उसको बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, किसी भी कारण हो, कोई भी कारण हो सकता है, या अनचाहे में किसी बलात्कार के से भी हो सकता है, या असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा भी हो सकता है। और कोई महिला किसी भी कारण से प्रेग्नेंट हो जाती है और वो महिला नहीं चाहती है कि मुझे बच्चा अब नहीं चाहिए, पहले से कुछ बच्चे हैं, तो उनके लिए एक विधि उपयोग किया गया है, यानी चिकित्सीय सर्वथा समापन, यानी चिकित्सक यानी डॉक्टर के द्वारा सर्वथा यानी गर्भ को समापन यानी समाप्त कर देना, यानी उन प्रेग्नेंट हुई महिला के जो बच्चे हैं उन चिकित्सक के द्वारा यानी डॉक्टर के द्वारा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको, जो प्रेग्नेंट महिलाएं जो बच्चे पल रहा है उन बच्चे को समाप्त कर देना, यानी डॉक्टर के द्वारा जो बच्चा पल रहा है किसी महिला के गर्भाशय में, तो उन बच्चे को गर्भ को समाप्त कर देना, किसके द्वारा, चिकित्सक के द्वारा, वो कहलाता है चिकित्सीय सर्वथा समापन। हाँ, अब देखिए आता है सहायक जनन प्रौद्योगिकियां क्या है। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां आजकल पूरे विश्व में या यूं देख लें अपने इंडिया के अंदर ही कि बहुत से दंपति, दंपति किसे बोलेंगे, मेल एंड फीमेल को, पेरेंट्स को, पेरेंट्स क्या है, दंपति है, बहुत से दंपति ऐसे हैं जिनका विवाह तो हो चुका है, शादी विवाह हो चुका है, लगभग 2 वर्ष तक मान लीजिए उनका कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से, कोई भी रीजन हो सकता है यार, मेल एंड फीमेल में, तो यह रीजन केवल महिलाओं में नहीं होता, अक्सर गांव या जो पढ़े लिखे उतना नहीं होते हैं या कुछ उनके बारे में जानकारी नहीं होता है, तो अक्सर किसी भी कोई किसी का शादी होने के बाद संतान उत्पन्न नहीं होता है तो अक्सर लोग महिलाओं को दोष देते हैं कि इनका तो चेहरा ही खराब है, देखना चाहिए था, दूसरी शादी करेंगे, मतलब बहुत सी शोषण उनके ऊपर करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर साइंस के दृष्टिकोण से देखें ना तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी में वो विधि है कि आप ऐसे विधि है ना कि आप उनको ठीक कर सकते हो, माता पिता बनने का सुख का अवसर प्रदान कर सकते हो उसके अंदर, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, इसे आर्ट भी बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि महिलाओं का ही दोष है, ये पुरुष साथ में भी हो सकता है, पुरुष साथ में भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए पुरुष में क्या बनता है, युग्मक, महिलाओं में क्या बनता है, युग्मक, तो पुरुषों में कौन सा युग्मक, शुक्राणु, मादाओं में कौन सा युग्मक, अंडाणु, तो पुरुषों में अगर शुक्राणु बन भी रहे हैं तो अगर शुक्राणु कम है या शुक्राणु कम होने के साथ साथ शुक्राणु की जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम है, या शुक्राणु के विभेदन करने की क्षमता कम है, या जो वो पुरुष साथी है उसमें इरेक्शन यानी उसमें लिंग के तनाव का ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी वो अपने लिंग के द्वारा पेनिस द्वारा अपने स्पर्म को उस फीमेल वेजाइना के अंदर ज़्यादा गहराई तक नहीं प्रेस कर पा रहा है, ऐसे भी कारण हो सकते हैं, या उनकी बहुत अधिक आयु हो चुका है पुरुष का, महिला में ये प्रॉब्लम हो सकता है उसमें युग्मक नहीं बन पा रहा हो, या उनका गर्भाशय ही खराब हो, या उनके अंडा वाहिनी ही खराब हो, या अंडाशय ही खराब हो, मेस्ट्रोसाइकिल ही नहीं आ रहा हो, क्योंकि बच्चे उत्पन्न करने के लिए महिलाओं के लिए मेस्ट्रोसाइकिल आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें अंडाशय से अंडाणु प्रति 28 से 29 दिन पर निकलता है, जो कि 14वें दिन तक ये ज़्यादा संभव होता है,
तो ऐसी स्थिति में हो सकता है, तो आप रीजन को समझिए, ऐसे नहीं डायरेक्ट हम तीर मार के बोल दो कि उन्हीं का दोष है, ठीक है। अब आता है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग मतलब क्या होता है, जब कोई मेल एंड फीमेल जब लैंगिक संपर्क या सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो होता क्या है, जब सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में आते समय अगर उनकी वजह से यानी संपर्क बनाते समय अगर कोई रोग हो जाता है, किसी भी कारण से किसी को भी कोई रोग, तो उनको बोलेंगे यौन संचारित रोग। यानी यौन संचारित रोग क्या होता है, यौन संपर्क के द्वारा, यौन संपर्क यानी मेल और फीमेल आपस में संपर्क बनाएं और उन संपर्क बनाते समय अगर कोई रोग हो जाता है, किसी को भी कोई रोग, तो उसे बोलेंगे यौन संचारित रोग। यानी यौन संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति का मतलब कोई फीमेल भी हो सकता है या मेल भी हो सकता है, मेल से फीमेल में पहुंच सकता है या फीमेल से मेल में पहुंच सकता है, किसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाता है। हो सकता है कोई भी मेल है उनको एड्स प्लस हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया किसी फीमेल के साथ, तो हो सकता है उनके जो शुक्राणु फीमेल के, वो फीमेल की वजाइना में गया और उनको भी हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है ना। तो जन स्वास्थ्य, जनसंख्या, गर्भ निरोधक, चिकित्सीय सर्वथा समापन, सहायक प्रौद्योगिकियां, यौन संचारित रोग, इतना समझ में आया ना। अब देखेंगे गर्भ निरोधक में कौन कौन सी विधियां आती हैं। तो गर्भ निरोधक में आपको कौन कौन सी विधियां आते हैं, तो गर्भ निरोधक विधियां में आपको 4 विधियां आती हैं। कौन कौन सी 4 विधियां, तो पहला इसमें आता है, लिखिए, प्राकृतिक विधियां, प्राकृतिक विधियां, प्राकृतिक विधियां और रोध रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां, समझ आ रहा है जो लिख रहा हूं। शल्य क्रिया क्या है, शल्य क्रिया या इसी को बोलते हैं नसबंदी, क्या बोलते हैं, नसबंदी या नस को बंद कर देना, या इसी को बोलते हैं बंध्यता, बंध्यता बताएंगे अभी। तो इसके अंतर्गत आता है, गर्भ निरोधक के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। यानी गर्भ को रोकने के लिए आपको ये 4 विधि हैं। पहला प्राकृतिक विधियां, दूसरा रोध, तीसरा रासायनिक विधियां और चौथा शल्य क्रिया। प्राकृतिक विधियां में क्या क्या आते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा, प्राकृतिक विधियां में आपको आता है, इसमें कोई केमिकल या बैरियर का यूज नहीं किया जाता है, यानी ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है। नेचुरल तरीके से कैसे, तो समझते हैं। जैसे इसमें भी कुछ विधियां हैं, जैसे इसमें आता है वाह्य स्खलन। प्राकृतिक विधि में क्या क्या आता है, वाह्य स्खलन, वाह्य स्खलन, ठीक है, स्तनपान अनार्तव, या ऐसे बोल सकते हैं आवधिक संयम, आवधिक संयम और स्तनपान अनार्तव, स्तनपान अनार्तव। ये चीजें किसमें, किसके अंतर्गत आती हैं, प्राकृतिक विधिया के अंतर्गत, ठीक है। और रासायनिक विधियों में आपको क्या क्या आता है, रासायनिक विधियों में आपको रोध में भी आता है। जैसे रोध में रोध का मतलब होता है बैरियर, रोध या ऐसे बोलिए अवरोध है। जैसे रोध में आता है आपका, जैसे आता है आपका निरोध, जो कंडोम का सबसे लोकप्रिय विधि है, ठीक है। ये मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है, किसमें, मेल के लिए भी यूज किया जाता है और फीमेल के लिए भी यूज किया जाता है। और इसमें आता है जैसे डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम हो गया, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा वाल्ट्स, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, ठीक है, वाल्ट्स, वाल्ट्स हो गए, ठीक है। ये सभी चीजें आपको आती हैं, किसमें, रोध में, ओके। अब रासायनिक विधिया में देखिए क्या क्या आता है। तो रासायनिक विधिया में आपको आता है, रासायनिक विधिया में आपको बता दें, किसमें रासायनिक विधिया में आपको आता है, जैसे गोलियां, क्या आता है, गोलियां आती हैं, यानी पिल्स जिसे बोलते हैं। और आपका आता है अंतः गर्भाशय युक्ति, अंतः गर्भाशय
अंतर्गर्भाशय युक्ति। और क्या आता है इसमें, और अब आता है अंतर्गर्भाशय युक्ति के अलावा अंतरोप, क्या आता है, अंतरोप और इंजेक्शन, क्या आता है, इंजेक्शन। ये सल क्रियात्मक विधियों में भी आता है दो, जो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है। मेल के लिए अगर बात करें तो मेल का नसबंदी जो होता है उसे बोला जाता है शुक्रवाहक उच्छेदन। क्या बोला जाता है, शुक्रवाहक उच्छेदन, उच्छेदन, शुक्रवाहक विच्छेदन, यानी क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। और फीमेल के लिए जो नसबंदी का नाम होता है उसे बोलते हैं नलिका उच्छेदन, नलिका उच्छेदन, ठीक है, नलिका उच्छेदन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। शल्य क्रिया या नसबंदी या बंध्यता में आता है आपका दो लोगों में हो सकता है, मेल के लिए जो होता है और फीमेल के लिए होता है। मेल के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन बोलते हैं हिंदी में, और इसे बोलते हैं वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। मेल के नसबंदी को वैसेक्टोमी और फीमेल के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी हिंदी में बोलते हैं नलिका उच्छेदन। अब चिकित्सीय सर्वथा समापन में कौन कौन से तकनीकी है जिनके द्वारा बंध्यता को दूर किया जा सकता है। कोई मेल और फीमेल मतलब पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके माता पिता बनने का सुख का अवसर कौन कौन से तकनीक के द्वारा दिया जा सकता है। तो इसमें आता है आपका IVF। आपने टीवी जो देखा होगा तो टीवी में बहुत सारे एड आते हैं, IVF के द्वारा आप माता पिता बनने का सुख का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आता है इसमें IVF, क्या आता है, IVF, क्या आता है, IVF। दूसरा आता है EI, क्या आता है, EI। EI में दो लोग हो जाएंगे, ZIFT और दूसरा IUT, IUT। और तीसरा इसमें आ जाएंगे जैसे AI में आपका आ जाएंगे, जैसे आपका AI में आ जाएगा जैसे IUT या VT, ठीक है। और आपका आ जाएगा जैसे GIFT, और कुछ छूट रहा है क्या, IVF, ET, GIFT, IUT, चलिए छूटेगा तो मैं जब ये इसके बारे में बताऊंगा तो आपको बता दूंगा। चिकित्सीय सर्वथा समापन, ये जो तकनीक है ना, देखिए सॉरी, चिकित्सीय सर्वथा समापन का तकनीक ये इसमें नहीं आएगा, ये सहायक जन प्रौद्योगिकी में आएगा, सॉरी इसके लिए सहायक जन प्रौद्योगिकी में सभी तकनीकी इतना आएंगे। और यौन संचारित रोग में आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं, यौन संचारित रोग के द्वारा आपको पता कैसे चलेगा। तो यौन संचारित रोग मोस्टली 3 चीज़ों के द्वारा होता है। जैसे पहला आता है बैक्टीरिया के द्वारा, या जिसे बोलो जीवाणु। दूसरा हो सकते हैं आपका विषाणु। तीसरा आपका हो सकते हैं आपका प्रोटोजोआ, लेकिन रोग होने के और भी कारण होते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो यौन संपर्क के द्वारा जो रोग होते हैं वो 3 सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ के द्वारा। और भी रोग जैसे जो नॉर्मली सभी रोग होते हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ के अलावा जैसे फंगस के द्वारा होते हैं, और आपका छोटे छोटे सूक्ष्म जीव इन सभी के द्वारा होते हैं। गोलियां भी बहुत से आते हैं, गोलियां में जैसे आपका हो गया, गोलियां में कोक, पोप, और क्या हो गए जैसे सहेली, ये गोलियां हैं। इनका हम फुल फॉर्म बताएंगे। अंतर्गर्भाशय युक्त में भी बहुत से आ जाएंगे, जैसे अंतर्गर्भाशय युक्त में क्या क्या आ जाएंगे आपका, जैसे औषधि रहित IUD, इसे IUD बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, औषधि रहित, औषधि रहित IUD। और इसमें आते हैं जैसे तांबा मोचक IUD, तांबा मोचक IUD, ठीक है ना, तांबा मोचक IUD। और भी आते हैं जैसे हार्मोन मोचक IUD, हार्मोन मोचक IUD। ये अंतरोपण इंजेक्शन में आपको बताएंगे अभी। अब समझते हैं प्राकृतिक विधियों में।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक विधियों में। ये प्राकृतिक विधि किसका है? गर्भ निरोधक का। गर्भ निरोधक में 4 विधियां आते हैं। कौन कौन से 4 विधियां? प्राकृतिक विधियां, रोध, रासायनिक विधियां, शल्यक्रिया। प्राकृतिक विधियों में नाम से पता चला है प्रकृति के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा, यानी इसमें किसी भी केमिकल या किसी भी बैरियर का यूज नहीं किया जाता, बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है। जैसे इसमें बॉडी के हाव भाव द्वारा, यानी कोई मेल और फीमेल के जो बॉडी है उन बॉडी के हाव भाव के द्वारा वो चीज़ें होता है। जैसे अगर वाय स्खलन में देखें, वाय स्खलन में क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वाय स्खलन। तो वाय स्खलन में क्या होता है? जब मेल और फीमेल आपस में मैथुन की क्रिया करते हैं या लैंगिक संपर्क बनाते हैं, तो जो मेल का जो ये पेनिस होता है जब फीमेल के वजाइना में प्रवेश करता है तो उसमें जैसे ही मेल के पेनिस के रास्ते से जैसे ही वीर्य स्खलन यानी शुक्राणु का स्खलन, जैसे शुक्राणु निकलने वाले होते हैं, तो ये पुरुष का जो पेनिस होता है वो पुरुष अपना पेनिस को इस वजाइना के बाहर निकाल देता है और बाहर निकालकर अपने वीर्य को स्खलन कर देता है। तो इस तरीके से शुक्राणु जो फीमेल के अंडाणु उनके तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस वजह से वो संतान उत्पन्न करने से बच सकते हैं। ये मतलब ये हाव भाव के द्वारा हुआ, ये मेल चाहे अपने बॉडी के द्वारा ये किया, ठीक है। ये सभी होते हैं। बाह्य स्खलन समझ गए ना, यानी बाहर से स्खलन, यानी जो स्खलन वजाइना शरीर के अंदर होना चाहिए था वह स्खलन पुरुष साथी अपना पेनिस को वजाइना से बाहर निकालकर स्खलन किया, यानी वीर्य को बाहर निकाल दिया। इस वजह से वो अब संतान उत्पन्न करने से बच सकता है। लेकिन ये 100% सेफ नहीं है, 100% सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? हो सकता है कुछ जैसे म्यूकस निकलता है, इससे जो पेनिस है ना, जब इंटरकोर्स की क्रिया हो रही थी, जो मेल का पेनिस वजाइना के अंदर था, तो उस समय कुछ शुक्राणु वजाइना के आसपास हो सकते हैं पहुंच गए होंगे, कुछ शुक्राणु, और हो सकता है वो शुक्राणु पहुंच गए अंडाणु के पास, तो निषेचन हो जाएगा। इसलिए 100% सेफ नहीं है। अब देखते हैं आवधिक संयम। आवधिक, ये क्या? आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब समझते हैं। आवधिक संयम, आवधिक संयम का मतलब क्या होता है? आवधिक यानी अवधि में संयम। अवधि का मतलब क्या होता है? अवधि मतलब होता है दिन या मंथ या हफ्ते, कुछ भी बोल लो। संयम का मतलब क्या होता है? संयम का मतलब क्या होता है? रुकावट, संयम रखना, यानी उस चीज को रोक देना, यानी किसी दिन किसी चीज को रोक देना। क्या रोकना है? तो अवधि संयम, यानी अगर कोई मेल एंड फीमेल चाहते हैं कि आपसी संपर्क बने लेकिन बच्चा पैदा करने से रोकना है, हमें यही विधि पढ़ना है ना, गर्भ निरोधक उपाय की विधियां हैं। बाय आवधिक संयम यानी नेचुरल तरीके से कोई चीज यूज नहीं करेंगे अपने बॉडी के अंदर, या केमिकल या तो कोई भी बाधक या बैरियर को यूज नहीं करेंगे, तो उनके लिए आवधिक संयम है। तो आवधिक संयम क्या होता है? जब देखिए आवधिक संयम क्या होता है? मादाओं में क्या होता है? मादाओं में आर्तो चक्र होता है, या इसे बोलते हैं मेस्टोसाइकिल, आर्तो चक्र। ये आपको बता चुके हैं चैप्टर 3 में, इसलिए हम बोल रहे थे कुछ टॉपिक मिलेगा। आर्तो चक्र होता है, कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिन तक होता है। तो 1 से लेके 29 दिन या 28 दिन बोल लो, जो भी आपको समझना है। तो 1 से लेके 5 दिन तो संभव है नहीं, संभव, क्योंकि 1 से 5 दिन क्या होता है? ऋतुस्राव होता है, ऋतुस्राव होता है 1 से 5 दिन, ठीक है। यानी वेजाइना के माध्यम से वो ब्लड आता है, ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, इसे बोलते हैं ऋतुस्राव। और छठवें से कितने दिन? छठवें से 9वें दिन क्या होता है? छठवें 9वें दिन ये सेफ होता है। इसमें आप चाहो तो इंटरकोर्स की क्रिया कर सकते हो किसी भी फीमेल के साथ, यानी मेल और फीमेल आपसी संपर्क बना सकते हैं 6वें से 9वें दिन। लेकिन 10वें से लेके 14वें दिन ये बहुत ही खतरनाक होता है। 10वें से लेके कितने दिन? 14वें दिन, ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें क्या होता है? हमने बताया था आर्तो चक्र में कि 14वें दिन क्या होता है? एलएच का स्राव बहुत तेजी से होता है और उसमें अंडाशय से अंडाणु निकलता है। हमने बताया था ग्राफिन प्रोडक्ट फॉलिकल निकलती हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है? अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, यानी अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलती हैं। तो इसमें आपको बचना है कब? 10वें से 14वें दिन। लेकिन 15वें से लेकर 29 दिन या 28 दिन बोल लो,
आप क्या हो सकते हो 15 से लेकर 28 दिन आप लैंगिक संपर्क बना सकते हो। यानी किस दिन सेफ है? 6वें से लेकर 9वें दिन और 15वें से लेकर 28 या 29 दिन, इतने दिन अगर आप संपर्क बना रहे हो तब बिल्कुल आप सेफ हो। ये है, आपको प्राकृतिक विद्या के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है? चलिए, उम्मीद है समझ आ रहा है आपको। अब नेक्स्ट क्या है इसमें? स्तनपान अनार्तो। देखिए अब समझते हैं, ये पढ़ लिए और इसमें पढ़ लिए, अब पढ़ना है किसके? स्तनपान अनार्तो के बारे में। इसको भी समझ लेते हैं, क्या लिखा रहा है? स्तनपान अनार्तो। स्तनपान का मतलब स्तन ग्रंथियों से ये संबंधित है। स्तन ग्रंथियों से क्या कराना? बच्चों को दूध पिलाना। बच्चे लिखेंगे, बच्चे तो बहुत हो जाएंगे। बच्चे को दूध पिलाना, यानी स्तन ग्रंथि से बच्चों को दूध पिलाना क्या कहलाता है? स्तनपान कहलाता है। ठीक है, स्तनपान यानी अपने स्तन से बच्चों को क्या कर रहे हैं? पिला रहे हैं। क्या पिला रहे हैं? स्तन से क्या निकलता है? दूध। क्यों पिलाते हैं दूध? क्योंकि बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और इस इम्यून सिस्टम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी पाया जाता है, जो नवजात शिशु के लिए वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी होता है। ये मैंने चैप्टर 3 में बता चुका हूँ, इसलिए मैं बोला हूँ कुछ टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो जब कोई भी फीमेल अपने बच्चे को जन्म देती है, यानी बच्चे को जन्म देने को क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं। प्रसव का मतलब बच्चे का जन्म होना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। जब प्रसव होता है तब कोई भी माता अपने शिशु को कितने महीने तक दूध पिलाती हैं? लगभग 6 माह तक। 6 माह तक क्या पिलाती हैं? दूध पिलाती हैं बच्चे को, क्योंकि साइंस के द्वारा निर्धारित किया गया है कि 6 माह तक मोस्टली पिलाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम वृद्धि विकास होता है, उनके मानसिक शारीरिक पूरी तरीके से वृद्धि होता है, वो बच्चा विकसित होता है ना। तो 6 माह तक बच्चे को जब दूध पिलाती हैं तो दूध जब बनता है स्तन ग्रंथि में, तो दूध बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूध बनाने वाला हार्मोन जो होता है उसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन हमने बताया था स्तन ग्रंथियों के बारे में कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? स्तन ग्रंथि में होते हैं एल्वेओलाई की क्या करता है? दूध को इकट्ठा करता है और जब संकुचित होता है तो दूध लैक्टिफरस डक्ट के माध्यम से, वो निप्पल के माध्यम से निकलता है, और बाहर निकलता कौन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का आपको अभी ध्यान नहीं रखना है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? स्तन ग्रंथि में दूध को बनाने का काम करता है ना। और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बनेगा तब LH एंड FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा मादा के शरीर में या स्तन ग्रंथियों में तो LH और FS का स्राव क्या होगा? एकदम कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन LH और FSH का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी मादा के शरीर में तो LH और FSH की मात्रा क्या होगी? घटेगी। जब ये घटेगी तब ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, है ना। एक दूसरे के दुश्मन है LH, FSH और प्रोलैक्टिन। क्यों? क्योंकि LH और FSH का काम क्या है? फॉलिकल को ग्रोथ कराना। जो अंडाशय में जो पुटिकाएं होती हैं, यानी जो अंडाणु बन रही होती हैं, शुरुआती दर पर उसे पुटिकाएं बोलती हैं, तो उन पुटिकाओं को ग्रोथ कौन कराती है? प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीय से तृतीयक, तृतीय से एक कंप्लीट परिपक्व ग्राफीन पुटक, ये कौन विकसित कराता है? LH और FSH। तो LH और FSH विकसित नहीं होना चाहिए जब प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा, क्योंकि बच्चे को दूध पिला रहे हो ना, तो उसमें क्यों निकलेगा LH और FSH? तो इस वजह से 6 माह तक क्या होता है? अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है। कितने? 6 माह तक क्या होता है? अंडोत्सर्ग, या यूं बोले तो आर्तो चक्र नहीं होता। जब माता अपने शिशु को दूध पिलाती है 6 माह तक, तो 6 माह तक उन माता के शरीर में जो अंडाशय है, उन अंडाशय से अंडाणु का निर्माण नहीं होता, यानी उनमें आर्तो चक्र नहीं होता है 6 माह तक। ये ध्यान रखिएगा, 6 माह तक क्या होता है? उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता, यानी आर्तो चक्र की क्रिया नहीं होती। तो आर्तो चक्र की जब क्रिया नहीं होगी, जब अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलेगा, तो शुक्राणु कितना है भी पहुंचे, मिलियन करोड़ों
पर जितना चाहो उतना पहुँचाओ, लैंगिक शब्द कितना भी बनाओ, आप बच्चा पैदा करने से रोक सकते हो। ये सबसे अच्छी विधि है, ये 100% सेफ है, 100% सेफ विधि है। समझ में आया? उम्मीद है, हमको लग रहा है पूरे आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम शुरू में बता दिए हैं कि ये चैप्टर आपके लाइफ से ही जुड़ी है। इस अवस्था से आप गुजरोगे, जानकारी लेना जरूरी है ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके, है ना। अब रोध में देखते हैं। रोध, रोध का मतलब क्या होता है? अवरोध। अवरोध मतलब, अवरोध का मतलब क्या है? कोई अवरोध। देखिए रोध के बारे में समझ लेते हैं। रोध, रोध का मतलब क्या होता है? अवरोध। अवरोध, अवरोध मतलब क्या होता है? रुकावट। यानी ये किसके बेस पे काम करता है? रोध एक सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे? अंडाणु और शुक्राणु को रोकने की बेस पे, अंडाणु और शुक्राणु को रोकने की बेस पे काम करता है। यानी अंडाणु और शुक्राणु के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ा कर दिया जाता है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मीट ना कर पाए, मिल ना पाए, संलयित ना हो पाए। तो उनके लिए एक आता है एग्जाम्पल के तौर पे, ये एग्जाम्पल ही बताए ना, ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आता है, जैसे आता है रोध के लिए, इसमें ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। किसके लिए? देखिए रोध जो होता है यह मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, जैसे मेल के लिए आता है कंडोम, कंडोम। और कंडोम का सबसे लोकप्रिय विधि कौन सा है जो आपको एनसीईआरटी में दिया है? सबसे लोकप्रिय विधि कौन सा है? निरोध। निरोध के नाम से बहुत ही फेमस है, अब कहीं भी जाए निरोध बोल दो मिल जाएगा आपको। और फीमेल के लिए भी होता है, कौन सा? मादा कंडोम जिसे बोलते हैं, फीमेल भी यूज करती हैं। इस कंडोम की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो ये विशेषता इसमें है कि जो कंडोम है पतली रबड़ या लेटेक्स से बनाया जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसका एक तरफ भाग खुला होता है, दूसरी तरफ बंद होता है, और इनमें जो होता है यह प्रभावी होना चाहिए और सबसे कम लागत का होना चाहिए। ऐसा है ना कि 20,000 का 15,000 का मिला है तो कौन लेगा इतना महंगा? हाँ, वैसे भी भारत में जनसंख्या बढ़ाने के लिए तो क्या क्या तकनीक अपनाते हैं, लेकिन जनसंख्या कुछ उनके पास जानकारी नहीं है तो क्या करेंगे वो लोग। कम लागत का होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, मैथुन करने में कुछ बाधक नहीं होना चाहिए, मतलब मैथुन कर तो फट जाए या सरक जाए, ऐसा ना होना चाहिए। ऐसे फीमेल भी उनमें, ऐसे फीमेल कंडोम में होना चाहिए। मादा कंडोम कैसे पहनती हैं? तो मादा कंडोम अपना पूरा एक्सटर्नल जेनिटलिया को, यानी जो बाहर का जो भाग दिखाई देता है जिसे बोलते हैं संपूर्ण रूप से वल्वा, जो मादा का जो वेजाइना है जो बाहर संपूर्ण दिखाई देता है प्राइवेट पार्ट का, उसे बोलते हैं वल्वा या बाह्य जननेंद्रिय। तो यह बाह्य जननेंद्रिय या एक्सटर्नल जेनिटलिया को कवर कर लेता है कुछ यूं इस तरीके से। ऊपर से पेनिस आता है तो वो शुक्राणु उसी में रह जाता है, और जब शुक्राणु, जब मेल अपना पेनिस के रास्ते जब शुक्राणु स्खलित करता है तो उस कंडोम में ही रह जाता है वो शुक्राणु, यानी वो शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो निरोध बहुत अच्छा है। ये क्या काम करता है कि शुक्राणु और अंडाणु को रोकने का काम करता है, शुक्राणु अंडाणु को रोकने का काम करता है। दूसरा क्या करता है? यह यौन संचारित रोगों से बचाव करता है, यौन संचारित रोगों से बचाव करता है। इसलिए ये बहुत ही फेमस है और ज़्यादातर लोग इसी का यूज करते हैं। ज़्यादातर लोग, काफ़ी लोग, क्योंकि सस्ता है, प्रभावी है, जिस काम के लिए बनाया गया वो काम करता है और साथ ही साथ यौन संचारित रोग से बचाता है। आप कुछ भी करो, चाहे लैंगिक संपर्क बनाओ या बच्चा पैदा करो या ना करो, बस आप एक ही काम करो, आप यौन संचारित रोग से बचे रहो, यानी आप रोगों से बचे रहो। तो ये भी काम करता है। तो समझ रहे हो, एक काम करो और दो काम हो जा रहा है, इसलिए इसको ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। समझ आया? अब देखेंगे डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम गर्भाशय ग्रीवा, इसको भी क्या किया जाता है? मादा के वजाइना में लगा दिया जाता है। इसके लगाने के लिए, देखिए इसको लगाने के लिए आपको जेली और फोम जैसे क्रीम का यूज करना पड़ता है। ये जेली और फोम क्रीम क्या होता है? ये शुक्राणु नाशक क्रीम होते हैं जो शुक्राणु को भक्षाणु क्रिया यानी निषेचन की क्षमता को कम कर देता है और शुक्राणु को गति करने की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, और इसे देखिए, इससे क्या होता है? इसे स्वयं लगा सकते हैं
और यह यौन संचारित रोगों से बचाव नहीं करता। डायफ्राम गर्भाशय ग्रीवा और वाल्व्स, यह यौन संचारित रोगों से बचाव नहीं करता है और इसे बार बार यूज कर सकते हो। इसे कंडोम को केवल एक बार यूज कर सकते हो, एक बार यूज किया उसके बाद फेंक दो, फिर नया लो फिर यूज करो, ऐसे है ना। अब इसमें आता है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां नाम से पता चल रहा है केमिकल मेथड या रासायनिक विधियां, यानी किसी केमिकल के द्वारा युग्मक को रोकना है, यानी युग्मक को आपस में मिलने से, जाइकोट बनने से रोकना है, ठीक है। तो रासायनिक विधियां में कौन कौन सा आता है? पहला आता है गोलियां। गोली जिसे बोलते हैं पिल्स, इंग्लिश में बोलते हैं पिल्स। पिल्स ये गोली होता है जो अब कुछ महिलाएं होती हैं जो बच्चा पैदा करने से रोकना चाहती हैं, तो उनके लिए गोलियां होती हैं जो 21 दिन तक खाना होता है। प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 5वें दिन से ये शुरू करना होता है, तब तक खाया जाता है जब तक उनको ज़रूरत है, यानी जब तक उनको लगे कि अब बच्चा पैदा करने से रोकना है, संपर्क बनाना है, तो उसमें वो खाना होता है। तो इसमें आता है कोक, यानी कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉम्बाइंड, कोक का मतलब कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये इसमें मुख्य रूप से क्या यूज किया जाता है? इसमें मुख्य रूप से आपका यूज किया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? यह फॉलिकल को भी ग्रोथ कराता है, ठीक है। अब आता है पोप, यानी पोप का मतलब क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल्स। अब इसको इरेज कर देते हैं, पोप के बारे में समझ लेते हैं। पोप, प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल्स। इसमें सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा होती है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा होती है। ये प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है, और ये हार्मोन कौन सा होता है? ये हार्मोन मादा हार्मोन होता है, ठीक है, मादा लैंगिक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये क्या करता है? यह गर्भाशय ग्रीवा को पतला कर देता है, जिसे शुक्राणु अंदर तक प्रेस नहीं कर पाते, अंडवाहिनी तक या अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। और क्या करता है? यह निषेचन की क्षमता को कम कर देता है, म्यूकस के स्राव को गाढ़ा कर देता है, क्योंकि मेल और फीमेल जब आपस में लैंगिक संपर्क बनाते हैं तो कुछ चिपचिपा म्यूकस की तरह एक तरल स्राव निकलता है वजाइना के माध्यम से, तो उनको क्या कर देता है? गाढ़ा कर देता है, जिससे शुक्राणु आगे नहीं पहुंच पाते हैं। अब आता है सहेली। सहेली सबसे लोकप्रिय एंड फेमस है, सबसे लोकप्रिय और फेमस विधि है। कौन सा? सहेली। ये भारत में हम ये हुआ था, देखिए सहेली इधर बताते हैं। सहेली नामक गर्भ निरोधक जो है ये हमारे भारत के अंदर ही बनाया गया। सहेली, सहेली एक पिल्स है, क्या है? पिल्स है, यानी गोली है जो सबसे लोकप्रिय है। ये हमारे भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर बनाया गया। इंडिया के अंदर किस जगह पे? लखनऊ में। लखनऊ के एक स्थान है, लखनऊ में एक मतलब संस्थान है, जैसे CDRI भी बोलते हैं, CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ये, यानी सहेली नामक गर्भ निरोधक का जो पिल्स है वो इंडिया के अंदर ही खोजा गया, और इंडिया के अंदर किस स्थान पर? लखनऊ में, CDRI में, जैसे सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDR का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। ये सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है महिलाओं के द्वारा। सहेली, सहेली क्या है? एक रासायनिक विधि है जो गोलियां के अंतर्गत आता है, एक पिल्स है, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखेंगे, अब ये पूरा हो गया, अब देखेंगे अंतःगर्भाशयी युक्ति। अंतःगर्भाशयी युक्ति नाम से पता चला, अंतःगर्भाशयी युक्ति यानी गर्भाशय के अंदर यह युक्ति लगा दिया जाता है। ये T शेप का होता है अंतःगर्भाशयी युक्ति। यह कैसा होता है? अंतःगर्भाशयी युक्ति ये T शेप का होता है, T शेप का होता है, और यह गर्भाशय के अंदर ही, ये क्या है? देखिए ये गर्भाशय मान लीजिए, और ये T शेप ऐसे गर्भाशय के अंदर लगा दिया जाता है।
और इसमें बहुत से आते हैं, जैसे औषधि रहित आईओडी। औषधि रहित आईओडी का एग्जाम्पल आता है जैसे प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का यूज होता है, इसमें प्लास्टिक का कोई चीज़ यूज होता है। और इसका एग्जाम्पल में आता है आपका, जैसे मान लें लिपेस लूप, क्या आता है, लिपेस लूप, ये आपको बताएंगे औषधि रहित आयोडी के बारे में जब बताएंगे तब, यानी अंतर्गर्भाशय युक्त के बारे में बताएंगे तब। अब होता है तांबा मोचक आयोडी। तांबा मोचक आयोडी जो होता है यह कॉपर आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? कॉपर आयन रिलीज करता है, जो शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया को क्या करता है? नष्ट कर देता है। यानी शुक्राणु जैसे ही वेजाइना के माध्यम में प्रवेश करते हैं तो कुछ शुक्राणु तो अम्लीय माध्यम के कारण नष्ट हो जाते हैं। यानी वेजाइना के स्तर में ऐसे दीवार में ऐसे कुछ अम्लीय माध्यम होते हैं जो शुक्राणु को मार देते हैं। और वेजाइना के स्तर पे कुछ ऐसे भी WBC की कोशिकाएं होती हैं जो उन्हें समझती कोई अलग से पार्टिकल है, हार्मफुल पार्टिकल है, तो उनको भी मार देती हैं। लेकिन अलग से कुछ भी शुक्राणु ज़्यादातर जो गति करके पहुंच जाते हैं तो उनको कॉपर आयन रिलीज करने के कारण वो क्या कर देता है? शुक्राणु को मार देता है। ठीक है, कॉपर आयन रिलीज करता है। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है जैसे कॉपर टी। क्या आता है? कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375, ये इसका एग्जाम्पल है। हार्मोन मोचक आयोडी, ये हार्मोन को निकलता है, यानी हार्मोन इसमें इंक्लूड होता है हार्मोन मोचक आयोडी में। यानी एक ऐसा आयोडी होता है जो गर्भाशय के अंदर लगा दे तो ये हार्मोन रिलीज करता है। तो उसका एग्जाम्पल देखें, जैसे प्रोजेस्टा सर्ट, क्या आता है? प्रोजेस्टा सर्ट, और क्या आता है? LNG20। ये हार्मोन मोचक आयोडी का एग्जाम्पल क्या है? प्रोजेस्टा सर्ट और LNG20। ठीक है, अब अंतरोपण में क्या होता है? अंतरोप में क्या होता है? देखिए, अंतर का मतलब क्या होता है? अंदर। रोप का मतलब होता है किसी चीज के अंदर रोपित कर देना। जैसे हम समझाते हैं, अंतरोप क्या होता है? अंतरोप मतलब करता है किसी चीज के अंदर रोपित कर देना। क्या रोपित कर दिया जाता है? कुछ हार्मोन को मोचित किया जाता है। कुछ हार्मोन, कौन सा हार्मोन? तो होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसमें क्या किया जाता है? किसी भी जैसे मादा के शरीर में या किसी भी के शरीर में उनकी त्वचा पर चीरा लगाया जाता है। मान लीजिए उनका ये त्वचा है, त्वचा पर ऐसे चीरा लगाया जाता है और इन हार्मोन को अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे वो बच्चा पैदा करने से रोक सकता है। यह हार्मोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, हमने बताया ना, यह गर्भाशय ग्रिया को पतला कर देता है, म्यूकस के स्राव को गाढ़ा कर देता है। अंतरोपण। अब होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन के द्वारा भी चीजें किया जाता है। इंजेक्शन के द्वारा ये चीजें की जाते हैं। इंजेक्शन भी 2 तरीके से होते हैं। एक डायरेक्ट ब्लड में आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्शन के द्वारा छोड़ा जाता है, और दूसरा डायरेक्ट आपके मसल्स में लगाए जाते हैं। मसल्स तो डायरेक्ट जो ब्लड में इंजेक्शन काम करता है ना, तो काफ़ी तेज़ी से यूज करता है। यानी जब भी इंजेक्शन ब्लड में लगता है तो उन ब्लड में मिक्स होकर काफ़ी तेज़ी से असर करता है, लेकिन कुछ दिनों तक नहीं रहता। लेकिन जो डायरेक्ट मसल्स में लगाया जाता है इंजेक्शन, तो वो कुछ देर में काम करता है, लेकिन वो काफ़ी देर तक प्रभावी होता है। तो इंजेक्शन में क्या किया जाता है? तो इंजेक्शन में भी यही काम किया जाता है आपका, हार्मोन को इसमें इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश करा जाता है किसी भी फीमेल बॉडी में। समझ आएगा? चलिए, इंजेक्शन के बारे में भी समझ गए आप। अब किसके बारे में छूट रहा है? हाँ, ये तो बता ही दिए, शल्य क्रिया नसबंदी। हाँ, देखिए फिर से बताते हैं, शल्य क्रिया या नसबंदी यानी सर्जिकल मेथड, यानी ऑपरेशन के द्वारा। अगर कोई मेल एंड फीमेल चाहते हैं कि हमारे पहले से बच्चे हैं, जैसे 2-4 कोई बच्चे हैं, अब वो नहीं चाहते हैं कि अब हम बच्चा पैदा करें, यानी अस्थायी रूप से वो चाहते हैं कि अब हमको नहीं बच्चा पैदा करना है, तो उसमें से कोई मेल या फीमेल वो नसबंदी करा सकता है। यानी जो मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है, जिसे बोलते हैं नर जननांग, वो अपना क्या कर सकता है? इन शुक्रवाहक, यानी एक होता है वैसेक्टोमी इस विधि को बोला जाता है। उसको एक नली होती है वास डिफरेंशियम, उसको काट दिया जाता है और काट कर बांध दिया जाता है, और इसको अगर एक बार काटते हैं तो दोबारा इसे पुनः अवस्था में लाना असंभव है। एक बार अगर शल्य क्रिया विधि नसबंदी करा लेते हैं तो उसे दोबारा
ठीक नहीं किया जा सकता। और ठीक करने की भी कोशिश भी किया जाए तो आपके शरीर में कुछ नुकसान पहुँच सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कैंसर भी हो सकता है, खतरा है इससे। तो इसे बहुत सोच समझ के लोग करवाते हैं। लेकिन देखिए इसमें खतरा तब है जब मान लीजिए कोई एक ही बच्चा है, अगर उसके बाद कोई नसबंदी करा लेता है, फिर बाद में अगर वो बच्चा किसी भी कारण से वो उसका मृत्यु हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो, लेकिन किसी भी कारण से हो जाता है तो उनको पछतावा होता है। तो ये बड़ा सोच समझ के कराना पड़ता है। ऐसे फीमेल भी होता है, जो फैलोपियन नलिका होती हैं उन नलिका को काट दिया जाता है, एंड जो ट्यूब की तरह होते हैं इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। अब देखिए आता है चिकित्सीय सर्वथा समापन। है समझ गए होंगे आप, कोई अचानक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको बच्चा नहीं चाहिए तो उसको एबोर्शन, जिसे सामान्य भाषा बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में एबोर्शन करा लेती हैं, यानी गर्भपात करा लेती हैं। वो डॉक्टर के द्वारा बच्चे को मतलब गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। अब आता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी में क्या आता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी में जैसे दंपति जो शादी कर चुके हैं लेकिन 2 साल से अधिक हो गए, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो अगर चाहते हैं कि बच्चे पैदा करना चाहते हैं, माता पिता का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ तकनीक बनाए हैं जिसे बोलते हैं आर्ट। इसे ART भी बोलते हैं, ART बोलते हैं, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी ऐसे बोलते हैं। इनमें बहुत से तकनीक भी अपनाए गए हैं। जैसे अगर किसी फीमेल मतलब संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए विधि है जैसे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये आपके टीवी में भी ऐड आता है। इसमें क्या किया जाता है, कोई मेल यानी पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु लेकर लैब में परीक्षण करके वैज्ञानिकों द्वारा उसमें युग्मनज बनाया जाता है और युग्मनज को स्थानांतरित कर दिया जाता है मादा के फैलोपियन ट्यूब में। इस वजह से वो शिशु मादा के गर्भ में पलता है और नवमाता को शिशु को जन्म देती हैं। तो इस वजह से वो शिशु को बच्चे पैदा करने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अब आता है EI का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी भ्रूण का ट्रांसफर। जैसे ZIFT, जब यह युग्मनज, यानी आपको बताया जाएगा युग्मनज क्या होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं युग्मनज। और युग्मनज जब 8 कोष की अवस्था तक हो जाती है, यानी 8 ब्लास्टोमियर्स तक युग्मनज बन जाती हैं। अगर 8 ब्लास्टोमियर्स से पहले ट्रांसफर किया जाता है किसमें, फैलोपियन नलिका में, तो उसे बोलते हैं ZIFT। लेकिन 8 ब्लास्टोमियर्स की अवस्था से बाद किया जाता है किसी फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर, तो उसे बोलते हैं IUT, यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब आता है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बहुत से लोग ऐसे दंपति हैं जिनमें शुक्राणु तो बन रहे हैं लेकिन कम बन रहे हैं, शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन क्या बन रहे हैं, कम बन रहे हैं। कम बन गए तो उसे बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। लेकिन नहीं बनते हैं तो उसे बोलेंगे एंजियोस्पर्मिया। ठीक है। कुछ लोगों के पास शुक्राणु तो बन ही नहीं पाते हैं, या बन भी रहे हैं तो उसमें इरेक्शन नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, इरेक्शन, यानी लिंग का तनाव नहीं हो पाता, इस वजह से वो अपना पेनिस मतलब ज़्यादा गहराई तक वो मादा के वजाइना तक अपने शुक्राणु को नहीं पहुंचा पाते, जिससे वो शुक्राणु गति करके अंडवाहिनी तक, अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। तो आर्टिफिशियल होते जैसे IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, आई है ये इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। एक होता है VT, यानी वेजाइनल ट्रांसफर। ये कैसे किया जाता है, वेजाइनल ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए नर युग्मक और मादा युग्मक है, और नर युग्मक को मादा युग्मक तक मिलाना है, तो एक लेप्रोस्कोप की सहायता से किया जाता है, लेप्रोस्कोप की सहायता से किया जाता है। ये लेप्रोस्कोप एक तकनीक है जिसके द्वारा वैज्ञानिकों ने बनाया है कि नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाना है, तो ऐसे भी हो सकता है। या किसी भी फीमेल में अगर अंडाणु नहीं बन रहे हैं, आर्तव चक्र के दौरान अंडाणु मोचित ही नहीं हो रहे हैं, तो शुक्राणु भले ही आ रहे हैं तो निषेचन हो ही नहीं पा रहा है, बच्चा मतलब बन ही नहीं पा रहा है, तो उनके लिए एक विधि है GIFT, यानी गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, यानी युग्मक को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। तो लेप्रोस्कोप की सहायता से किया जाता है, और लेप्रोस्कोप की सहायता से किया जाता है तो संतान उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है। अब आता है यौन संचारित रोग, इसके बारे में समझ लेते हैं। यौन संचारित रोग, सबसे पहले हम देखेंगे जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, जो जीवाणु के द्वारा होते हैं, है ना। तो जीवाणु के द्वारा जो रोग होते हैं वो आपका होते हैं जैसे गोनोरिया हो गए, सिफिलिस हो गए, गोनोरिया, सिफिलिस,
और क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडियस, ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। लेकिन अगर हम विषाणु के द्वारा देखें तो विषाणु के द्वारा जो होते हैं वेजाइनल हर्पिस, वेजाइनल हर्पिस, वेजाइनल हर्पिस। दूसरा आपका आता है जेनाइटल वाट, जेनाइटल वाट, वाट है जेनाइटल वाट। तीसरा क्या आता है? तीसरा आपका आता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी। चौथा आपका आता है जो मोस्ट पॉपुलर, आप लोग को पता ही होगा, चाहे कोई भी आप हो या बायोस पढ़ते हो या अलग से कोई लोग देख रहे हो, तो आता है AIDS, एड्स। ये बहुत ही खतरनाक है एड्स, समझ रहे हैं। अब आता है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होता है, फैलता है, यौन संचारित, उससे बोलते हैं ट्राइकोमोनिएसिस, ट्राइकोमोनिएसिस, ट्राइकोमोनिएसिस। ये सब था आपका जनरल स्वास्थ्य का इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन कहिए या आपको पूरा चैप्टर पूरी तरीके से समझ लीजिए कि समाप्त हो गया, अगर इस तरीके से देखें तो। अब आपको जनरल स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से सब बताएंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद जनसंख्या के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद गर्भ निरोधक के बारे में बताया जाएगा, फिर गर्भ निरोधक के अंदर जो जो ये सब हेडिंग उसके बारे में बताया जाएगा। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम आपको पहले ही शुरू में बताए हैं कि हम अपना इसमें 100% दे रहे हैं, तो मैंने आपको 100% इसमें दिया, तो आप भी 100% इसमें जरूर दे दीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।